मुगल काल भारत के इतिहास का वह सुनहरा दौर है जो शक्ति, संस्कृति और सफलता की निशानी है। सन 1526 में बाबर ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। मुगलों ने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर राज किया। हम जब मुगलों की बात करते हैं तो हमारे सामने शानदार किले, खूबसूरत महल और बाग बगीचों की परछाइयां उभरने लगती हैं। मुगल राज सिर्फ एक राजनीतिक ताकत नहीं था, बल्कि यह कला, खूबसूरत महलों और संस्कृति का संगम भी था। अकबर के राज में सभी धर्मों के साथ सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाता था, लेकिन कहीं पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, क्योंकि हर शासक का राज करने का अपना एक तरीका होता है। कोई सेकुलर होता है तो कोई कट्टर मानसिकता का। वैसे तो मुगलों ने भारत को बहुत कुछ दिया। इसकी एक बेहतरीन मिसाल शाहजहां, अकबर और हुमायूं है। शाहजहां ने प्रेम की निशानी ताजमहल, लाल किला जैसी इमारतों का निर्माण करवाया, जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। मुगलों ने हमें सिर्फ इमारतें और खजाने ही नहीं, बल्कि एक ऐसा भाईचारे वाला समाज भी बनाकर दिया जिसमें अनेक संस्कृतियां और परंपराओं का संगम है। इस संसार का एक नियम है, जो इसमें आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसी तरह सत्ता की ऊंचाइयां भले कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, लेकिन एक दिन हर शिखर को ढलना ही पड़ता है, और यही मुगलों के साथ भी हुआ। मुगल इतिहास हमारी धरोहर तो है ही, हमारे लिए गर्व, मोहब्बत और कोशिशों का अनोखा संगम भी है। आज हम उसी मुगल साम्राज्य के एक ऐसे बादशाह के बारे में बात करेंगे जिसका विवादों से बहुत गहरा नाता रहा है, जिसे कुछ लोग क्रूर तो कुछ लोग दयावान भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब की, जिन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 को हुआ। सुबह की पहली किरण जब आगरा के किले में चमकी तो खबर पूरे महल में फैल गई कि मुमताज ने एक बेटे को जन्म दिया है। शाहजहां तब खुद को भारत के भविष्य का सबसे ताकतवर बादशाह मानते थे। उनके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक थी। ये उनके लिए सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि उनके सपनों और उनकी विरासत का उत्तराधिकारी भी था। पूरे राज्य में एक खुशी की लहर थी। बेटे का नाम रखा गया अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। लेकिन किसे पता था कि यह बच्चा आगे चलकर इतिहास के पन्नों में ऐसा नाम बनाएगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। मुगल खानदान में जन्म लेना वैसे ही बड़ी किस्मत की बात थी। यह एक ऐसा परिवार था जिसकी ताकत और शान और शौकत की एक अलग पहचान। औरंगजेब का बचपन महलों के आलीशान गलियारों, बाग बगीचों और बादशाही महफिलों में बीता। वे शुरू से ही अपने दूसरे भाइयों से अलग थे। जहां उनके भाई बहन खेलकूद में मगन रहते थे, वहीं औरंगजेब अपनी मां मुमताज बेगम और पिता शाहजहां के साथ बैठकर इतिहास, धर्म और राजनीति की बातें सुनते। उनका चेहरा शांत, नजरें गहरी और मन में कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून साफ झलकता था। मगर हर सुनहरी चांदनी रात में भी एक स्याह अंधेरे की परछाई होती है। औरंगजेब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। औरंगजेब के जन्म के कुछ ही साल बाद उनकी मां मुमताज बेगम का निधन हो गया। उनकी मां से उन्हें खास लगाव था। वे अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। मां की याद में वे अक्सर तन्हाई में चले जाते और उन्हें याद करके रोया कर। कहा जाता है कि इसी घटना ने उनके जीवन पर बहुत गहरा असर डाला और उन्हें एक मजबूत इंसान बना दिया। उनके पिता शाहजहां ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तय कर लिया कि औरंगजेब को एक कुशल योद्धा, समझबूझ से काम लेने वाला और धर्म के बारे में जानने वाला बने। औरंगजेब ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली। साथ ही इस्लामी तरीकों का गहरा इल्म भी हासिल कर लिया। औरंगजेब के जन्म से ही उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनकी परवरिश ने उन्हें एक आदर्श शासक बनने की दिशा में तैयार किया। पर यह भी कहा जाता है कि बचपन के मुश्किल हालातों और मां की कमी ने उन्हें बहुत शांत कर दिया था, और इन्हीं हालातों में पलकर औरंगजेब जवानी की दहलीज तक पहुंचे। औरंगजेब की जवानी का दौर उस आग की तरह था जो धीरे धीरे तेज होती गई और फिर पूरी सल्तनत को अपनी लपटों में समेटने की ताकत रखने लगी। बचपन से ही औरंगजेब का दिमाग बेहद अलग था। हमेशा गहरी सोच में डूबे हुए रहते और अपने इरादों के बहुत मजबूत थे। जहां उनके भाई बहन शान और शौकत और आराम की जिंदगी में डूबे रहते, वहीं औरंगजेब अपने लिए एक अलग ही राह चुन चुके थे। शुरुआत हुई युद्ध की रणभूमि से, जहां सिर्फ और सिर्फ तलवारें ही बोलती हैं। 17 साल की उम्र में जब ज्यादातर नौजवान अपने जीवन की राह ढूंढ रहे होते हैं, औरंगजेब ने खुद को एक योद्धा के रूप में साबित कर दिखाया। उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी पहली लड़ाई लड़ी और दिखा दिया कि वे सिर्फ शाहजहां के बेटे ही नहीं, बल्कि अपने दम पर भी खड़े होने की काबिलियत रखती। यह युद्ध आसान नहीं था। घने जंगलों और अनजान इलाकों में दुश्मनों से मुकाबला करना था, और औरंगजेब ने दिखा दिया कि उनके भीतर का योद्धा कभी
कभी हार नहीं मानता, कि बहादुरी को देखकर खुद शाहजहां भी गर्व महसूस करते थे। लेकिन औरंगजेब का संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि उनके दिलो दिमाग में भी एक जंग चल रही थी, और वो थी सत्ता की जंग। औरंगजेब अपने भाइयों से बेहद अलग थे। दारा शिकोह उनका बड़ा भाई था, जो उदार कला और सूफी दर्शन में रुचि रखने वाला था। शुजा और मुराद भी अपनी अपनी आदतों में मस्त थे, लेकिन औरंगजेब को ये सब रास नहीं आता था। वे अपने में खोए हुए, धार्मिक किताबों में डूबे हुए और खुदा के नियमों के मुताबिक जीने वाले थे। उन्हें लगता था कि एक शासक को बहुत जिम्मेदार और पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए। शायद यही वजह थी कि उनकी आंखों में सत्ता की ललक धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनकी जवानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका धार्मिक दृष्टिकोण। औरंगजेब ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान का गहरा अध्ययन किया और इस्लामिक तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वे नमाज के बहुत पाबंद थे, शराब और संगीत से बेहद दूर रहते थे। यह सब उन्हें उनके पिता और भाइयों से बिल्कुल अलग बनाता था। कभी कभी वे खुद से भी सवाल करते थे, क्या मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य मुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां मैं सही न्याय कर पाऊंगा। अपनी कम उम्र में औरंगजेब ने पिता के दरबार में भी काम किया। यहाँ उन्होंने देखा कि राजनीति की राहें कितनी मुश्किल होती हैं। उन्हें अपने पिता के फैसलों से असहमति भी होती थी, लेकिन वे सीधे तौर से विरोध भी नहीं कर सकते थे। अपने भीतर की इस कश्मकश को दबाकर वे धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाते गए। ये वही समय था जब औरंगजेब ने यह ठान लिया कि एक दिन वे खुद ही तख्त पर बैठेंगे और मुगल साम्राज्य को अपने तरीके से चलाएंगे, अनुशासन से और इस्लामी कानूनों के मुताबिक। उनकी जवानी का हर हर पल एक संघर्ष था, खुद से, परिवार से और उस सपने से जो उन्होंने देखा था। औरंगजेब की जवानी का यह सफर उन्हें मजबूत तो बना ही रहा था, साथ ही एक ऐसे बादशाह की बुनियाद भी रख रहा था जो इतिहास में अपने सख्त नियमों और अपने धर्म के प्रति वफादारी और सत्ता की चाह के लिए हमेशा याद किया जाएगा। औरंगजेब के जीवन में सत्ता और धर्म की तरह ही परिवार और रिश्तों का भी बहुत महत्व था। हालांकि उनकी पहचान एक कठोर और अनुशासन प्रिय बादशाह की रही, लेकिन वह एक पति और पिता भी थे। उनके शादीशुदा जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। उनकी पहली शादी सन 1637 में दिलरस बानो बेगम से हुई, जो एक पावरफुल और इज्जतदार घराने की मेंबर थी। उन्हें बेगम किताबुल दौरानी से नवाजा गया। औरंगजेब को अपनी पहली पत्नी से बेहद लगाव था। उनके बीच सम्मान और प्यार का रिश्ता था। हालांकि औरंगजेब की कठोर शख्सियत ने कभी खुलकर अपने इरादों को जाहिर करने का मौका नहीं दिया। परिवार में रहते हुए भी औरंगजेब के जीवन का केंद्र सत्ता और धर्म था, जिसने उनके रिश्तों पर गहरी छाप छोड़ी। दिलरस बानो बेगम से औरंगजेब की 5 बच्चे हुए। उनमें से सबसे पहले शाह आलम बहादुर शाह प्रथम हुए, आजम शाह, मोहम्मद अकबर, जैनब बानो और जैबुन्निसा। बचपन से ही अपनों के प्रति उनका रवैया सख्त था। वह अपने बच्चों की परवरिश खुदा के बनाए हुए नियमों के मुताबिक करना चाहते थे। औरंगजेब ने अपने बच्चों की तालीम में विशेष ध्यान दिया। वे चाहते थे कि उनके बच्चे धार्मिक और अनुशासन प्रिय बने। खासतौर पर उनकी बेटी जैबुन्निसा बेहद बुद्धिमान और विद्वान थी। उन्होंने कई कविताएं लिखी और उन्हें फारसी भाषा का गहरा ज्ञान था। लेकिन औरंगजेब की सख्त तबीयत ने कभी उनके बच्चों को आज़ादी का अनुभव नहीं होने दिया। यही वजह था जो आगे चलकर उन्हें अपने बेटों से जंग लड़नी पड़ी। औरंगजेब के बेटों के साथ उनके रिश्ते भी सत्ता की राजनीति में उलझ गए। शाह आलम, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, उसने अपने पिता की बनाई हुई नीतियों का विरोध किया और खुद को सत्ता का हकदार घोषित करना चाहा। उनके दूसरे बेटे मोहम्मद अकबर ने विद्रोह कर दिया और अपने पिता के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा दिया। यह विद्रोह औरंगजेब के लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद ही दुख भरा था। एक पिता के रूप में उन्हें अपने ही बेटे का सामना करना पड़ा, जो उन्हें कठोर और अत्याचारी मानता था। यह औरंगजेब के जीवन का सबसे दुखद पल था। उन्होंने सत्ता के लिए कई शासकों से जंग लड़ी और अपने ही परिवार से हमेशा जद्दोजहद करते रहे। औरंगजेब का वैवाहिक जीवन और उनके बच्चों के साथ संबंध उनकी कठोरता और अनुशासन की छाया में ही रहे। उनके लिए सत्ता सबसे पहले थी और उन्होंने इसे पाने और बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। ये सच है कि उन्होंने अपने परिवार को महत्व दिया, लेकिन उनकी प्राथमिकता हमेशा उनके धार्मिक और राजनीतिक सिद्धांत ही रहे। उनकी जिंदगी में प्यार और रिश्तों की जगह कठोर अनुशासन, कर्तव्य और सत्ता की मुश्किलों ने ले ली। वैसे तो औरंगजेब का पूरा जीवन युद्धों और संघर्षों से भरा हुआ था। ये जंगें केवल जमीन पर नहीं बल्कि रिश्ते, धर्म और सत्ता के लिए भी लड़ी गईं। उन्होंने अपनी तलवार से न केवल दुश्मनों को हराया बल्कि अपने भाइयों और करीबियों को भी रास्ते से हटाया। उनके लिए जंगें केवल जीतने का साधन नहीं थी, बल्कि उनके साम्राज्य को मजबूत करने, धर्म को लागू करने और अपनी सत्ता को स्थापित करने की भी जरिया। औरंगजेब की सबसे पहली और बड़ी लड़ाई उनके अपने भाइयों के साथ हुई। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद सत्ता का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस पर
चारों भाइयों दारा शिको, मुराद, शुजा और औरंगजेब के बीच संघर्ष शुरू हो गया। दारा शिको को शाहजहां का चहेता माना जाता था। वह उदार सूफी विचारधारा में यकीन रखने वाला और जनता में लोकप्रिय था, लेकिन औरंगजेब के लिए दारा केवल एक कमजोर शासक था जिसने धर्म के मामले में गलत रास्ता अपनाया था। सन 1658 में सामूगढ़ की जंग लड़ी गई। औरंगजेब ने अपनी सैन्य कुशलता और रणनीति का भरपूर इस्तेमाल किया और दारा शिकोह को पराजित कर दिया। दारा की हार के बाद औरंगजेब ने उसे मौत की सजा दे दी। यह उनके लिए केवल एक दुश्मन का खात्मा ही नहीं था, बल्कि यह उनकी सोच और सत्ता के प्रति समर्पण का प्रतीक भी था। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे भाइयों मुराद और शुजा को करारी शिकस्त दी। मुराद को कैद कर लिया गया और शुजा बंगाल की ओर भाग गया, लेकिन कुछ समय बाद युद्ध में उसे भी पराजित होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मराठों के खिलाफ जंग एक असंभव चुनौती भी थी। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ा और कड़ा संघर्ष मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुआ। शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, औरंगजेब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। शिवाजी की चपलता, गुरिल्ला युद्ध कौशल और जनता में लोकप्रियता ने औरंगजेब को परेशान कर दिया। उन्होंने शिवाजी को काबू करने के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन हर बार मराठों की चालाकी और साहस ने उन्हें मात दी। शिवाजी के खिलाफ जंग केवल युद्ध नहीं था, यह एक ऐसी जंग थी जिसने औरंगजेब को हर बार अपनी सीमाओं का एहसास करवाया। हालांकि शिवाजी को एक समय औरंगजेब ने कैद भी कर लिया, लेकिन शिवाजी दिल्ली के किले से भागने में कामयाब रहे। ये घटना औरंगजेब के लिए गहरी चोट थी। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठों की लड़ाई जारी रखी, जिस वजह से औरंगजेब की परेशानियां खत्म नहीं हुई। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल दक्षिण भारत में युद्ध करते हुए बिताए। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्यों को जीतने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये राज औरंगजेब के लिए चुनौती बने रहे। उन्होंने यहाँ पर कई साल तक डेरा डाला, लेकिन अंततः इन युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दक्षिण भारत में उनके संघर्ष ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से थका दिया, बल्कि उनके साम्राज्य को भी बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। औरंगजेब ने सिखों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ा। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उन्हें मौत की सजा दे दी गई। यह घटना औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का स्पष्ट उदाहरण भी है। यह सिखों के खिलाफ एक लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। गुरु गोविंद सिंह ने इस अन्याय का विरोध किया और सिख पंथ को एक संगठित सेना के रूप में खड़ा किया। औरंगजेब ने कई बार सिखों के खिलाफ जंग छेड़ी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से काबू करने में नाकाम रहे। यह संघर्ष औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और सिखों के साहस की गाथा बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। औरंगजेब ने अपने पूर्वज अकबर की नीति से भी उलट राजपूतों के साथ संबंध खराब कर लिए। अकबर ने राजपूतों के साथ दोस्ती और गठबंधन की नीति अपनाई थी, लेकिन औरंगजेब ने कठोरता का मार्ग चुना। उनके शासनकाल में मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूतों के साथ कई युद्ध हुए। उनके फैसलों ने राजपूतों को नाराज कर दिया और वे कई बार मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए। यह एक ऐसी भूल थी जिसने मुगल साम्राज्य को भीतर से कमजोर करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की जंगों का सफर कभी खत्म नहीं हुआ। 70 साल की उम्र तक भी वे घोड़े पर चढ़कर युद्ध करते रहे। उनका आखिरी वक्त दक्षिण भारत में बीता, जहां वे मराठों को पूरी तरह पराजित करने में नाकाम रहे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे थक चुके थे, अकेले हो गए थे। कहा जाता है कि वे अपने शासन और फैसलों को लेकर अंत में पछतावे में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद माना कि उनकी कठोर नीतियां और अंतहीन युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब की जंगें केवल तलवार और हथियारों की जंग नहीं थी, बल्कि उनके भीतर की बेचैनी का भी प्रतीक थी। युद्धों ने औरंगजेब को इतिहास में सबसे विवादित शासकों में से एक बना दिया। उनकी तलवार ने उन्हें साम्राज्य तो दिया, लेकिन अपनों से दूरी, जनता का असंतोष और अंतहीन संघर्ष का बोझ भी उनके सर पर चढ़ा दिया। उनकी जंगें, उनकी जीत और हार, ये सब मुगल साम्राज्य के अंत की बुनियाद बन गई। औरंगजेब, जिसने अपने जीवन में अपनों और परायों से अनगिनत जंगें लड़ी, जिनकी तलवार ने दोस्ती और दुश्मनी की सीमाएं तय की, उनके जीवन का अंत बेहद तन्हाई और पछतावे के साथ गुजरा। थके हुए, कमजोर और अकेलेपन को महसूस किया। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही, जो कभी सत्ता और विजय की चमक से भरी होती थी। उनके लंबे शासनकाल ने मुगल साम्राज्य को अपनी ऊंचाइयों तक तो पहुंचाया, लेकिन अंत तक आते आते वही साम्राज्य बिखरने लगा। एक वक्त था जब औरंगजेब अपने साम्राज्य की शक्ति को लेकर अजय महसूस करते थे, लेकिन अब वे खुद से ही सवाल कर रहे थे, क्या मैंने सही किया? अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब ने महसूस किया कि उनकी कठोरता और नीतियां साम्राज्य को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। उनका साम्राज्य लड़ाई और बगावतों में उलझा हुआ था। दक्षिण भारत की जमीन पर बिताए 26 सालों ने न सिर्फ उन्हें शारीरिक रूप से थका दिया था, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर दिया था। वे हर रोज कुरान की आयतें पढ़ते थे,
इबादत में वक्त बिताते मानो खुदा से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हों। उनका दिल भारी था क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि तलवार से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हकीकत को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह स्वीकारोक्ति एक ऐसे शासक की थी जिसने अपने जीवन का हर पल सत्ता की खातिर जिया, लेकिन अंत में उसने पाया कि वह सब कुछ खो चुका है। रिश्ते, सुकून और वह साम्राज्य भी जिसे मजबूत करने के लिए उन्होंने इतनी कोशिश की। औरंगजेब के आखिरी दिन तन्हाई में बीते। उनके पास न परिवार था न मित्र, बस एक गहरी खामोशी और पछतावे का बोझ। सन 1707 तारीख थी, 3 मार्च जुमेरात के दिन औरंगजेब ने 88 साल की उम्र में इस खत्म होने वाली दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें साधारण तरीके से दफनाया जाए। वे नहीं चाहते थे कि उनके लिए कोई बड़ा मकबरा बने। अहमदनगर के पास खुल्दाबाद में उनकी कब्र है जो बेहद साधारण है, मिट्टी की एक छोटी सी कब्र। ये उस शासक की कहानी थी जिसने जीवन भर ताकत और साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उसे यह एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म होने वाला है। यह एक ऐसा अंत था जो इतिहास में बहुत कुछ कहता है कि ताकत और कठोरता से कुछ तो पाया जा सकता है, पर इंसानियत और रिश्तों का मोह कभी न कभी खालीपन में बदल जाता है। औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हुआ। उनकी कठोर नीतियों ने उस साम्राज्य को तोड़ दिया जिसे उनके पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। उनके आखिरी वक्त का यह सफर हमें यह सिखाता है कि कठोरता और सत्ता की ललक से भरी जिंदगी का अंत हमेशा दुखद ही होता है। आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।